गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब जने? अच्छे हो? यस मैम। गुड, बढ़िया। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? सब अच्छा चल रहा है? मैम फॉर्मूले नहीं याद होते। फॉर्मूले तो खुद ही याद करने पड़ेंगे ना बेटा जी। करेक्ट। फॉर्मूले में तो मैं कोई हेल्प ही नहीं कर सकती, याद तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। जी मैम। ओके। भाई फिजिक्स के फॉर्मूले वगैरह बेटा खुद से याद करो, लिख लिख के याद करो फॉर्मूले, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो अपने खुद के। ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाओ। करोगे तो आप खुद से ही फॉर्मूले तो याद, सुबह उठ के याद करो। गुड इवनिंग आर्यंश। स्टार्ट करें। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर्स में ही खत्म हो जाएगा।
जो पुराने लेक्चर्स हैं, ड्यूअल नेचर, वेव ऑप्टिक्स और एटम, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछ लो पुराने चैप्टर्स में। हाँ, तुम में से कितने बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया जेई का? स्नेहा ने भर दिया, और हैंड रेस करो। निष्ठा ने भर दिया, आर्यंश, कमल, देवांशी, पार्विक, बाकी रिद्धिमा, द स्टार प्रिंस, निशांत, वैभव, ये सब कब भरेंगे? छवि, जतिन, अंशिका, आप लोग कब फिल करेंगे भाई फॉर्म? ईशा, बाकी के बच्चे कब करेंगे फॉर्म फिल? मैम मैं भर रही हूँ ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब आधा भर दिया, आधा बच्चा थोड़ा बहुत। ठीक है, और बाकी के? आदित्य, ईशा, आदित्य ने तो शायद भर दिया। दिलप्रीत? मैम मेरे 5 स्टेप हो गए हैं। ओके, ठीक है, तो सब बच्चे भर रहे हैं ना फॉर्म? मैम यस मैम। अगर सेंटर में अगर सेंटर का वो चाहिए तो उसके लिए तो फिर रुकना पड़ेगा ना? हाँ, अगर तुम्हारा कितने दिन में बन जाएगा? मैम अगर अभी पता ही नहीं लग रहा कहीं से। पूछो किसी से, जहाँ पे मतलब आपने बनने दिया है उनके पास पूछोगे तो वो बता देंगे कितने दिन में मिल जाएगा। वो कह देते हैं कितने दिन में ले जाना, वो बताएंगे ना आपको कितने दिन में। ओके मैम। हाँ, ऐसा। तो अभी वेट कर लो 5-6 दिन, पहले उनसे वहां पे जाके पूछो, वहां बात करो, तो जल्दी भी बना के देंगे। ठीक है? जी। ठीक है। ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा ना बलविंदर, है ना? नहीं मैम, फिर पंजाब रेजिडेंस है ना, जैसे वैसे सेंटर का भी बनता है इंडिया का। रेजिडेंशियल का तो एक ही डोमिसाइल तो पंजाब का ही रहेगा ना। कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ। नहीं मैम, वो तो है, कास्ट सर्टिफिकेट है। फिर क्या नहीं है? पता नहीं। एक और लड़का बोल रहा था कि अगर जैसे आईआईटी अगर चाहिए तो अगर पंजाब का ही होगा ना, हम पंजाब का फिल करेंगे तो सिर्फ सीट पंजाब में ही मिलेगी, बाहर नहीं मिल सकती। मैम मे आई? हाँ, बताओ। मैम एक्चुअली बलविंदर कह रही है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना ओबीसी का, मैंने फैजान सर से बात की थी, मेरे में भी सेम प्रॉब्लम आई है। तो मैम हमारा ना सेंट्रल का होगा तो ही हम ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हमारा इंडिया मतलब में कास्ट कहीं पे भी सर्टिफिकेट एडमिशन की लेने, बात करते हैं ना? हाँ सेंट्रल वाला हाँ, चाहिए उसके लिए। यस। हाँ, अगर बलविंदर कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रही है तो वो सेंट्रल वाला ही चाहिए होगा। ओके मैम। बट अगर तुम्हारा कुछ दिन में बन के आ जाएगा तो वेट कर लो। जैसे जिसका बन ही नहीं पाएगा उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे स्टेट वाले ही लगाना पड़ेगा। करेक्ट? यस मैम। तो जिसका बन सकता है वो बच्चे अभी वेट कर लें। करेक्ट, वो वेट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स। यस मैम। स्क्रीन शो कर देती हूँ मैं। न्यूक्लियर्स। अभी तक हम एटम पढ़ चुके हैं, एटम क्या होता है, कैसा दिखता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है? तो न्यूक्लियस देखो बेटा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के साइज के बारे में। ठीक है? फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी और बाइंडिंग एनर्जीज। ठीक है? ये टॉपिक तुम्हारा, ये सब चीज, रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? ये सब पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी के जो लॉज हैं वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी रिएक्शंस लिखनी आनी चाहिए, तो वो रिएक्शंस देखेंगे। लेकिन रेडियो एक्टिविटी के जो लॉज थे वो डिलीट हो चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब इसके पहले कि न्यूक्लियस है क्या,
न्यूक्लियस का मास क्या होता है, न्यूक्लियस की वॉल्यूम क्या होती है, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो सब देखेंगे। तो देखो सब न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, जिसमें से प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्लस ई चार्ज, करेक्ट। इस प्लस ई चार्ज की वैल्यू होती है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर मास की बात करें तो मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग कैसे होते हैं, सिमिलर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, देखो जेम्स चैडविक ने। तो ये न्यूट्रॉन जो था ये 1932 में इनके द्वारा डिस्कवर किया गया। ओके जी, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.008 AMU। ये मेरे पास न्यूट्रॉन का मास है। उसके बाद मीन लाइफ की न्यूट्रॉन एवरेज कितना, मीन लाइफ यानी न्यूट्रॉन एज अ न्यूट्रॉन, क्योंकि देखो तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर मैं बात करूं तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है ना, न्यूक्लियस के अंदर ये सी चीजें चलती रहती हैं। तो न्यूट्रॉन एज अ न्यूट्रॉन कितने समय तक के लिए रहता है, उसका मीन लाइफ कितना है, 1000 सेकेंड्स, ठीक है। तुम्हारा न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा तो कैसा पार्टिकल बन जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो कैसा है, स्टेबल है। तो न्यूक्लियस देखो 1000 सेकेंड फिर भी बहुत ज्यादा समय है, 1000 सेकेंड मीन लाइफ काफी अच्छी है। तो मीन लाइफ इतनी है तो इसका मतलब ये पार्टिकल कैसा पार्टिकल है, स्टेबल पार्टिकल है। तो न्यूट्रॉन स्टेबल है। ओके, इसको अभी रहने दो। अब देखो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मान लो ये मेरे पास कोई भी एक एक्स एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं बेटा, और एटॉमिक मास को ए से डिनोट करेंगे, यही होता है। जेड क्या है, जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है बताओ, जैसे तुम लिखते हो ना ऑक्सीजन का मैम ये तो 8 है और ये 16 है, तो 8 इज एटॉमिक नंबर, करेक्ट। एटॉमिक नंबर 8 हुआ, तो ये 8 एग्जैक्टली है कौन सा नंबर, ये 8 प्रोटॉन का नंबर। हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन कभी भी मत लिख देना। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसे क्या बोला जाएगा, एटॉमिक नंबर। 16 यानी ए की वैल्यू क्या है 16। तो ए क्या है आपका, एटॉमिक मास नंबर, करेक्ट। इस एटॉमिक मास नंबर में बेटा क्या क्या इंक्लूड है, 8 तो प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, करेक्ट। जो ये 16 नंबर है, ये 16 नंबर क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आई। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं बेटा हम, अगर मैं ए में से क्या माइनस कर दूं, जेड। भाई केमिस्ट्री में पढ़ा है कि केमिस्ट्री में भूल, ये सब नहीं पढ़ा आपने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, ए माइनस जेड करके, करेक्ट। तो ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है। चलो मुझे बताओ, अगर ये मेरे पास क्लोरीन है और ये क्लोरीन का ये 17 है और ये क्लोरीन का 30, क्लोरीन तो लग ही नहीं रहा, डी लग रहा है। ये 34 है। चलो मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बताओ। Number of neutrons 17.
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Yes, ma'am. 17. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 17 17 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 17 17 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैम 17 कैसे लिखोगे? 40 माइनस 17, तो ये भी कितने हो गए? 17। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया। मास नंबर, तो जो ऊपर लिखा होता है इसे हम मास नंबर बोलते हैं। अब देखो, अगर मेरे को, मैं अगर तुम्हें एक शब्द का यूज करते हुए दिखूं, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो मुझे बताओ न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि बताओ इस वाले एटम में, क्लोरीन वाले में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, तो तुम क्या क्या बताओगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ 30 नंबर ऑफ 34 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? वो न्यूक्लियॉन बन जाता है। करेक्ट, तो इसका मतलब न्यूक्लियॉन क्या है? कुछ नहीं है, मास नंबर है। करेक्ट, तो मास नंबर का ही नाम न्यूक्लियॉन्स है। ये पढ़ लिया हमने। मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। अब एक होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास क्या है? व्हाट इज एटॉमिक मास? द मास ऑफ सिंगल एटम। अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो ऑक्सीजन एटम का सिंगल मास कितना, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है? उसे क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, एटॉमिक मास ऑफ ए सिंगल एटम, इसमें किस किस का मास इंक्लूड होगा? तुम्हारे पास प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। करेक्ट, अगर मुझे किसी भी एक एलिमेंट का मास लिखना है, एलिमेंट का मतलब ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमीन, किसी का भी लिखना है, तो उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत स्मॉल होता है ना। इलेक्ट्रॉन मास इज वेरी स्मॉल देन किससे? इज वेरी स्मॉल देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बहुत ज्यादा छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। तो मेजरली क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है? 1 AMU किसके बराबर होता है? अगर मुझे कार्बन एटम का मास लिखना है ना, मैंने लिखा कार्बन एटम का मास, उस कार्बन एटम के मास को किससे डिवाइड कर दूं? 1/12 से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 1 AMU। ये क्या बना मेरा? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये याद रखना है। 1 AMU किसके बराबर होता है? 1/12 ऑफ कार्बन एटम। और ये किसके बराबर आता है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देखो, तो एक कार्बन एटम का मास होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि जब मैंने उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 AMU कितना आया? तो 1 AMU की वैल्यू आई 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर हुआ? तो ये वाली वैल्यू तुम्हें याद रखनी है कि एक MU किसके बराबर है? एक AMU बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? यस मैम। याद रखना है ये। चलो ये वाला इसका बताओ, क्या क्या पूछ रहा है ये? तीनों चीजें बताओ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इस गोल्ड एटम के कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं? हाँ बताओ, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 79 नंबर 79 79, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे
79। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 118। 118। 18। बढ़िया। तो ये हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। वेरी गुड। अब इसके बाद आता है कुछ चीजें जैसे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। आइसोटोप होता है Yes, ma'am. मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट है उसके एटम्स में जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। क्या होगा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन का ले लेती हूँ, ये हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, सॉरी, और ये हाइड्रोजन का ट्रिटेरियम। तो इन तीनों में देखो एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है ना। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है। अगर मैं एटॉमिक नंबर बोल दूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दूं, सेम ही बात है। तो सब में देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, और तीसरे वाले के पास भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 है। करेक्ट। तो अगर एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिसमें क्या सेम होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर विल बी सेम, उन्हें क्या बोला जाएगा? आइसोटॉप्स। ये याद रखना कि आइसोटॉप में सेम एलिमेंट होना जरूरी है। ठीक है, सेम एलिमेंट होना ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन का उठा लिया, दूसरा हीलियम का उठा लिया, ऐसे नहीं होगा। आइसोटॉप में सेम एलिमेंट होना मैंडेटरी है। ठीक है, यस मैम। तो ये हमने अभी एग्जांपल देख लिया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एग्जांपल दो आइसोटॉप्स का। क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन में ये 17 एटॉमिक मास कितना है? इसका 35 और इसका 37। तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 17, 17। दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हैं? सेम है। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो आइसोटॉप्स, ये भी मेरा आइसोटॉप है। क्लियर हुआ? यस मैम। एटम सेम होने चाहिए। अगर ये क्लोरीन क्लोरीन है तो दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं लेने। फिर आता है देखो वेटेड एवरेज। मतलब अगर हमें आइसोटॉप्स में एवरेज करना है तो कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन 2 एटम में, क्लोरीन अगर मान लो नेचुरली क्लोरीन 2 तरीके से पाया जाता है। एक तो क्लोरीन का 1737 वाला और एक 1735, ये 2 तरीके से क्लोरीन मिलता है। ठीक है, अब कौन सा वाला अबेंडेंट है? देखो, जैसे कि मेरे पास क्लोरीन 35 जो है ये 75% मिल रहा है, और क्लोरीन 37 जो है ये कितना मिल रहा है? 24%। ठीक है, नेचर में, नेचर की बात हो रही है कि नेचर में जो क्लोरीन का 35 वाला एटम है वो 75% है, और 37 वाला सिर्फ कितना है? 24%। तो अगर इसका मुझे एवरेज वेट निकालना है कि बताओ ये मेरे पास 2 आइसोटॉप्स हैं, इसका एवरेज वेट बताओ कितना होगा। तो एवरेज वेट कैसे निकालते हैं हम? एवरेज वेट कैसे निकालेंगे इसका? देखो, जैसे कि ये हमारे पास इसका अबंडेंस है 75%, तो 75 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखो। जैसे 75% के क्लोरीन का जो मास है, एटॉमिक मास, वो कितना है? 34.98 U। तो यहाँ पे ये देखो एटॉमिक मास यूनिट में है 35.98। उसके बाद जो दूसरा वाला परसेंटेज है, यानी 24% वाला जो क्लोरीन है, वो उसका एटॉमिक मास कितना है? 36.98 U। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे कर दोगे? 100 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। 100 से। तो जो ये वाला तुम्हारा मास निकल के आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेट ऑफ द 2 आइसोटॉप। तो ये एवरेज वेट निकाला है। ठीक है, यस मैम। एवरेज वेट ऑफ 2 आइसोटॉप्स। तो AMU में मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। जितनी परसेंटेज में अवेलेबल है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? AMU से। डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से। क्लियर हुआ? यस मैम। उसके बाद आता है बेटा हमारा आइसोटोन्स। आइसोबार कहाँ गया? हाँ, ये रहा आइसोबार। आइसोबार क्या होगा? आइसोबार में क्या सेम होता है? मास नंबर। वेरी गुड। आइसोबार में मास नंबर शुड बी सेम। जैसे ये वाला हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन का एक लिया तुमने 13 यानी ट्रिटियम, ये तुम्हारा हीलियम है जिसका
तुमने लिया है 2 3 वाला एलिमेंट, तो देखो दोनों में मास नंबर अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के सॉरी दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट मास नंबर कैसा है, सेम है ना। तो मास नंबर दोनों में कितना है, 3। मास नंबर कितना है, 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितने हैं हाइड्रोजन में, 1. नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हीलियम, 2. 2। ठीक है बढ़िया आ गए, मतलब ये तो ठीक है। तो आइसोबार वो होंगे जहां पर मास नंबर सेम रहेगा। अब आइसोबार में 2 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि एक हाइड्रोजन का है और एक हीलियम का है, तो यहाँ 2 डिफरेंट एलिमेंट चलेंगे। बात समझ में आई। लेकिन आइसोटॉप में दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट चल जाएंगे तो उन्हें आइसोबार बोलेंगे। आइसोटोन्स, टोन्स तो देखो एन आ गया, आइसोटोन्स, तो यहाँ पर नेम सेम क्या होना चाहिए, सेम न्यूट्रॉन। Neutron. हाँ, तो आइसोटॉप था तो पी से प्रोटॉन, बार यानी मास नंबर, टोन एन मतलब सेम न्यूट्रॉन्स, यानी तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें जिनका न्यूट्रॉन का नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी डिफरेंट न्यूक्लियाई हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक तुमने Hg लिया है मरकरी, एक तुमने Au लिया है यानी गोल्ड, तो कितना होगा देखो, दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर निकालो। Hg में कितना है, Hg में न्यूट्रॉन और Au में न्यूट्रॉन, 118. I'm 118. सेम आ रहे हैं दोनों में, तो दोनों यस मैम। न्यूट्रॉन सेम है, इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। क्लियर हुआ। Yes, ma'am. चलो इनका एटॉमिक मास निकालो। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना ले। अब कार्बन भी देखो तुम्हें नेचर में कितना मिलता है, एक तो कार्बन C612 और एक हो गया C613। तो अब कार्बन का एटॉमिक मास कौन सा लोगे, तो इनका एवरेज ले लोगे। तो करो अब इनका एवरेज वाला। कितना आंसर आता है फाइनली, Ma'am, 12.011. हाँ लेट्स चेक कितना आता है, 12.01। वेरी गुड, है ना। तो कैसे Yes, करने ma'am. था, अभी सिखाया था, बट ये याद रखना बेटा, ये एटॉमिक मास होना चाहिए। ठीक है, तो ये 98 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसका 12 का, Yes, ma'am. और 1.1 से किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13.003 का, डिवाइडेड बाय 100, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 12.01 एटॉमिक यूनिट। तो ये वाला मास लेते हैं हम दोनों कार्बन का एवरेज। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज के बारे में। ठीक है, देखो न्यूक्लियस की रेडियस। अब एक बात बताओ, एक तो तुम्हारे पास न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, एक मैं न्यूक्लियस ले लेती हूँ सपोज करो क्लोरीन का। क्या इन दोनों के न्यूक्लियस का साइज सेम होगा,
क्या इन दोनों के न्यूक्लियस का साइज सेम होगा? No, ma'am. भाई क्लोरीन वाले में No, ma'am. क्लोरीन वाले में ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास जो न्यूक्लियाई का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? एटॉमिक मास के। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होगा? एटॉमिक एटॉमिक मास के। न्यूक्लियस का वॉल्यूम मान लेते हैं कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। मतलब कोई न्यूक्लियस है जिसका रेडियस कितना है, आर, हम निकालना चाहते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एटॉमिक मास के। तो एटॉमिक मास क्या होगा? ए। एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हो। तो यहां से तुम्हारा आर किसके, 4, ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हो जाएगा? ए के। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यूब इधर चला जाएगा, ए की पावर 1/3। 1/3. अब देखो जो ये 4/3 पाई है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हम एक टर्म लगाएंगे, वो लगाएंगे आर नॉट। तो आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। समझ आया? जिसमें से आर क्या है तुम्हारा? रेडियस, किसका? रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, कि जिसका तुमने यहाँ पे ए एटॉमिक नंबर लिखा होगा, उसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ जाएगा। समझ में आई? जैसे मान लो आपने ए की वैल्यू लिखी फॉर क्लोरीन, ए की वैल्यू लिखी फॉर ऑक्सीजन, तो इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकल के आ जाएगा? रेडियस निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ए एटॉमिक मास होगा, यानी मास नंबर, और आर नॉट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कांस्टेंट वैल्यू। करेक्ट, आर नॉट कांस्टेंट रहेगा, चाहे किसी भी न्यूक्लियस के लिए लिख लो। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.2 फेम्टोमीटर। ठीक है, एफ को क्या लिखते हैं? फेम्टो, और एम क्या है तुम्हारा यहाँ पे? मीटर। क्लियर हुआ? फेम्टो की यूनिट होती है 10 की पावर -15। क्लियर हुआ? फेम्टो होता है 10 की पावर -15। Yes, ma'am. तो ये तुम्हारा आर नॉट है, और आर नॉट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, आर नॉट कांस्टेंट है। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही. यस मैम। हेलो, हाँ एंजल बोलो, क्या कह रहे हो आप? ओके, स्क्रीन शेयर होगी दोबारा? मैम No, मैम ma'am. अभी तक तो नहीं. नो मैम. हो जाएगी। हो गई मैम. ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारे पास ये आया हमारा रेडियस और एटॉमिक मास नंबर के बीच में रिलेशन, कि अगर मुझे किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। आर नॉट की वैल्यू याद रखनी है 1.2 फेम्टोमीटर। क्लियर हुआ? बढ़िया, आ जाओ। अब निकालते हैं डेंसिटी। क्या निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो अब देखो, अब डेंसिटी क्या रहेगा? मतलब मान लो मेरे पास एक कोई न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, कोई न्यूक्लियस है क्लोरीन का, कोई गोल्ड का, कोई सिल्वर का। अब वो डेंसिटी हर एक न्यूक्लियस के लिए क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। मतलब आप किस छोटे से लेके हैवियर न्यूक्लियस उठा लो, बट डेंसिटी शुड बी रिमेन सेम। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम. मास। कैसे लिखोगे? अब ये मास ऑफ न्यूक्लियस होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यही लिखेंगे हम। यस मैम.
अब बताओ मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखा जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस आप कैसे लिखोगे? मान लो मेरे पास कोई नंबर ये है, मेरे पास एक एटम है x जिसका मास नंबर है a और ये z। तो आप मास ऑफ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का मास कैसे लिखोगे? मास नंबर मल्टीप्लाई बाय एक AMU का मास, कि इस एलिमेंट के 1 AMU का मास कितना है, वही लिखोगे यहाँ पे 1 AMU। करेक्ट, न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। भाई मास नंबर को एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास AM पूरे न्यूक्लियस का मास आ जाएगा ना। Yes, ma'am. हाँ, ma'am. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। भाई स्फेयर ही तो है एक न्यूक्लियस की शेप, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा? A मल्टीप्लाई बाय AMU अपॉन 4/3 पाई R। रेडियस का अभी फॉर्मूला निकाला था, कितना आया था रेडियस? R नॉट A raised to A power की 1/2. 1/3, और ये अब देखो इस सबका क्यूब लगाओगे, करेक्ट। तो डेंसिटी यहां से निकल के आई A मास नंबर मल्टीप्लाई AMU अपॉन 4/3 पाई एज इट इज। ये R नॉट की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब, और Yes, A की पावर क्या हो जाएगी? 3/3 यानी 1, करेक्ट। तो ये देखो Yes, A से A कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे? AMU। यहाँ क्या बचा? 4/3 पाई R नॉट की पावर क्यूब। तो एक बार बताओ ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है भाई। Yes, ma'am. AMU कांस्टेंट है, अभी पढ़ के आए हो। AMU 1.6 10 टू द पावर माइनस समथिंग होता है। R नॉट की वैल्यू अभी पढ़ के आए हो 1.2 फेमटोमीटर होता है। 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए डेंसिटी क्या होने वाली है? सेम। डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, है ना। हर एक न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी, और मास नंबर के क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, है ना। मास नंबर के इंडिपेंडेंट रहेगी। क्लियर? Yes, ma'am. वाली वैल्यू किसके बराबर आती है? अब ये चीजें सॉल्व करोगे, AMU की वैल्यू रखोगे, 4/3 रखोगे, तो ये डेंसिटी जब सॉल्व करके आएगी तो ये वैल्यू आएगी 2.3 10 की पावर 17। तो यहाँ लिख भी लो, AMU रखोगे, ये वैल्यू रखोगे तो 2 पॉइंट कितना आया है? 3 और 10 की पावर 17 kg, ठीक है, पर मीटर क्यूब। Yes, ma'am. ये हमारी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इसका बताओ क्या आंसर होगा? टू 2.3 into 10⁻17। हाँ वही रहेगा, सेम रहेगा, चाहे किसी का भी न्यूक्लियस हो, डेंसिटी क्या आएगी? वही आएगी जो भी डिराइव करके आए हैं, सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। Yes, ma'am. ये तो मास है, ये वॉल्यूम, और ये तो डेंसिटी कितनी आई? ये आई। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो हमने एक बार निकाल लिया वही आने वाला है। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, बहुत इजी चीजें पढ़ी हैं अभी तक, करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, बढ़िया। फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? बाइंडिंग एनर्जी का, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसी टॉपिक से ही सवाल आएगा, अगर आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। तो अब बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। किसी को कुछ आइडिया है? स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा बाइंडिंग एनर्जी, पढ़ा है? No, ma'am.
ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी देखो कैसे पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। मान लो बेटा मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोटॉन बैठे हुए हैं, ये प्रोटॉन है, और ये मेरे पास यहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन है, ठीक है। कितने प्रोटॉन है तुम्हारे पास यहाँ पे? 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। अभी ये तीनों, ये अभी सब अलग अलग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब तुम्हें इनको किस में बैठाना है? एक न्यूक्लियस के अंदर, कि आपने एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, है ना। 4 प्रोटॉन Yes, और 3 न्यूट्रॉन। अब जब आपने इन न्यूट्रॉन्स को क्या किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग से न्यूक्लियस के अंदर बैठाया, तो क्या देखा गया? क्या देखा गया? अगर मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ, मेरे पास यहाँ कितने प्रोटॉन है? 1 2 3 4, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर किससे डिनोट करते हैं? प्रोटॉन के नंबर को Z से, प्रोटॉन के नंबर को Z से। अगर मैं प्रोटॉन के नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ मास ऑफ प्रोटॉन से, ये सारे प्रोटॉन का मास आ गया मेरे पास। yes, ma'am. भाई अगर एक प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन P है, मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मास आ जाएगा प्रोटॉन का। अब देखो Yes, ma'am. प्लस करती हूं मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है? A माइनस जेड। अभी पढ़ के आए हो A माइनस जेड, ये तो करते थे। तो ये Yes, ma'am. इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं मास ऑफ न्यूट्रॉन से, यस तो मेरे पास जो ये यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका मास आ गया। इन सबका मास लिख लिया Yes, तुमने। ma'am. इस मास को मान लो क्या? कैपिटल M, ठीक है। क्या ये कैपिटल M इतना ही बनेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यही बनेगा, करेक्ट। अब देखो जब तुमने इसको एक न्यूक्लियस के अंदर रखा तो क्या पाया गया? ये मास ऑफ न्यूक्लियस क्या पाया गया? बताओ क्या हुआ होगा? ये मास ऑफ न्यूक्लियस इन सबके मास से कम हुआ। बात समझ रहे हो? यानी कैपिटल M जो है वो ज्यादा है मास ऑफ न्यूक्लियस से। ऐसा क्यों हुआ? जबकि ये न्यूक्लियस किससे मिलके बना है? इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। देखो 4 प्रोटॉन थे, 3 न्यूट्रॉन थे, इसको तुमने यहाँ इसके अंदर रख दिया, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब तुमने न्यूक्लियस का मास मेजर किया तो न्यूक्लियस का मास कुछ कम मिला। ऐसा क्यों? मान लो मैंने तुम्हें एक पेन दिया, ठीक है। मैंने तुम्हें 3 पेन दिए और 3 मार्कर दिए, ठीक है। तुमने पहले क्या करा? 3 पेन और 3 मार्कर का मास मेजर किया। वो कुछ कितना आया? 20 ग्राम्स आया। कितना आया? 20 ग्राम। अब तुमने क्या किया कि मैम ने मुझे संभाल के रखने को दिया है, तो मैं उसको एक डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ, मार्कर्स और पेन को। और जब तुमने उसको एक डिब्बे में बंद करके रखा और उस डिब्बे का मास मेजर किया तो मास क्या मिला? कम। बात समझ रहे हो? वो मास कम हो गया। ये कुछ देखने को मिला। बताओ इसका रीजन क्या हो सकता है? कोई बताएगा क्या रीजन हो सकता है? बोलो। हाँ कैसे? चुप कैसे होगी? बोलो क्या हुआ होगा? मास कम क्यों हुआ? सो जाओ। दोनों का मतलब हाँ कैसे? देखो पहले ये तो समझ में आया कि मैं कह क्या रही हूँ कि 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन अलग अलग मेजर करे तो उनका मास ज्यादा था। और जब न्यूक्लियस के अंदर जब पूरा न्यूक्लियस मेजर किया जो कि इनसे ही मिलके बना है, उस न्यूक्लियस का मास क्या हुआ? कम हो गया। वो क्यों कम हुआ? क्योंकि बेटा जब ये प्रोसेस होगी कि अलग अलग प्रोटॉन से इतने एक न्यूक्लियस बनेगा तो कुछ अमाउंट की एनर्जी क्या होगी? कुछ अमाउंट की एनर्जी डिक्रीज रिलीज होगी, है ना। रिलीज कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब एक बात बताओ, ये एनर्जी रिलीज हुई,
ये एनर्जी आई कहां से? ये एनर्जी जो रिलीज हुई, ये एनर्जी कहां से आई? एनर्जी इनमें अपने से आप, एनर्जी अपने आप तो नहीं बन जाएगी। तो तुमने क्या पढ़ा है? E इक्वल्स टू mc², ये पढ़ा है। इसका मतलब अगर एनर्जी निकली है तो ये एनर्जी किसके कॉस्ट पे निकली है? मास पे, मास की वजह से। भाई मास, कुछ ना कुछ मास किस में कन्वर्ट हुआ होगा? एनर्जी में, हाँ या ना? एनर्जी में। कि यस मैम। इसकी कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस का मास क्या पाया गया? कुछ मास कम पाया गया। कम बात पाया समझ में? अब जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी है। तो इसका मतलब जब बिखरे पड़े थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका मास ज्यादा था, लेकिन जब उनको एक ही जगह बैठाना था, न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करके रखना था, तो कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई। क्योंकि उस न्यूक्लियस के अंदर इन सबको बैठाने के लिए एनर्जी चाहिएगी, स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस एक स्टेबल एलिमेंट है, तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या चाहिएगा? कुछ एनर्जी चाहिएगी। तो वो एनर्जी कहां से बनी? इस मास के टर्म पे। तो इसलिए न्यूक्लियस का मास क्या पाया गया? कम पाया गया। बात समझ में आई? यस मैम। ओके, अब एक चीज इसको ना ऐसे भी समझो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है? इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है ना? हमारे पास यहाँ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी है। इस न्यूक्लियस से अब मेरे को अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो कैसे बाहर निकालोगे बताओ? मेरे को इस न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो क्या करोगे? जितनी एनर्जी इस न्यूक्लियस को बनाने में लगी है, क्या उतनी एनर्जी इस न्यूक्लियस को तोड़ने में लगेगी? यस मैम। यस। यस भाई मैम। जो एनर्जी, मान लो कि इस न्यूक्लियस को बनने में, जिसमें 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको बनने में एनर्जी रिलीज हुई, कुछ मान लेते हैं Q1, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर मुझे ये सेम न्यूक्लियस तोड़ना है, मुझे इस न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करना है, तो मैं ये सेम अमाउंट की एनर्जी सप्लाई कर दूंगा? सेम अमाउंट की एनर्जी अगर मैं इस न्यूक्लियस को दे दूं, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा ना? भाई इस न्यूक्लियस को बनने में जितनी एनर्जी लगी, उतनी एनर्जी अगर तुमने न्यूक्लियस को बाहर से दे दी, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यही एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या लिख सकते हो? बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर? बताओ। क्या लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन? Energy required to bind protons and neutrons in nucleus. देखो, टू separate all nucleons from each other, some energy is required. Correct? Correct? Some energy is required to break the nucleus. Correct? यस मैम। This required energy is called बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसी को ही बाइंडिंग एनर्जी बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. यस मैम। यही बाइंडिंग एनर्जी है कि अगर ओके, तो इसका अब एक बार बताओ, न्यूक्लियस एक
मान लो मेरे पास दो तरीके, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास जब एक न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस 1, ठीक है, इस न्यूक्लियस बनने में कुछ अमाउंट की एनर्जी निकली Q1, है ना, एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड, याद रखना, एनर्जी रिलीज जो हो रही है वही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी, यही है ना एनर्जी जो रिलीज हुई है। एनर्जी जो रिलीज हुई है उसी को, उतनी ही एनर्जी न्यूक्लियन को तोड़ने में चाहिए ना, तो यानी जो एनर्जी रिलीज हुई ये भी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो सपोज करो एक न्यूक्लियस जब बना तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, Q1 एनर्जी रिलीज। सेकंड कोई न्यूक्लियस बन रहा है, कोई और न्यूक्लियस बना किसी और एलिमेंट का, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, Q2, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, Q2 एनर्जी रिलीज हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सपोज करो Q1 जो है Q2 से ज्यादा है, ठीक है, Q1 क्या है, Q2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर Q1 Q2 से ज्यादा है, Q1 यानी पहले न्यूक्लियस को बनते वक्त ज्यादा एनर्जी निकली। अब इसमें से न्यूक्लियस 1 को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट, यानी मोर एनर्जी इज required to break the nucleus 1, करेक्ट। तो यानी जिस न्यूक्लियस को बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उतनी ही एनर्जी उसको तोड़ने में लगेगी। तो कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होने के चांसेस हैं, N1. N1 के। भाई अगर एक बार बताओ, किसी न्यूक्लियस को तुम थोड़ी सी एनर्जी से तोड़ दे रहे हो, किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ रही, तो क्या वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा, नहीं है ना वो न्यूक्लियस स्टेबल। और कोई एक ऐसा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो यानी वो न्यूक्लियस कैसा होगा, स्टेबल होगा, यस और नो, Stable. यस, Yes, ma'am. ठीक है। मोर Yes, ma'am. मोर एप्रोप्रिएटली क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहां से मेरे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट किसके बराबर होगा, मास डिफेक्ट, मास में डिफरेंस आया ना, कि मेरे पास यहाँ पर 4 प्रोटॉन थे और 3 न्यूट्रॉन थे। इनको जब एक न्यूक्लियस में बनाया तो क्या हुआ, एनर्जी बाहर निकली, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और मास में डिफरेंस भी आया, डेल्टा एम। डेल्टा एम किसके बराबर होगा बताओ, ये जो मास में डिफरेंस आया है, अभी तुमने बताया ना कि ये जो एम है और ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, इसमें क्या कौन बड़ा है, कैपिटल एम बड़ा है मास ऑफ न्यूक्लियस से, करेक्ट, यही तो पढ़ा है अभी कि न्यूक्लियस का मास छोटा है अगर मैं अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मेजर करती हूँ। तो ये डेल्टा एम कैसे निकालोगे मुझे बताओ, आप कहोगे मैम अगर ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, ये वाला रिएक्टेंट होता है कि प्रोडक्ट होता है केमिस्ट्री में, बताओ जरा। Reactant. पक्का, Yes, sir. ये रिएक्टेंट है और ये मेरा यहाँ पे क्या बना, ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट कौन है, न्यूक्लियस। तो मेरा ये जो डेल्टा एम होगा यही तो होगा कि मैं मास ऑफ प्रोडक्ट में से क्या माइनस कर दूं, मास ऑफ Reactant. रिएक्टेंट। क्या यही डेल्टा एम है, यस और नो, क्या यही डेल्टा एम है कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का मास माइनस कर दें, तो यही तो डेल्टा एम होगा। प्रोडक्ट क्या है, मास ऑफ, ओहो एक सेकेंड, ये मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट आएगा यहाँ पे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या लिखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही बनेगा मेरा
रिएक्टेंट का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या आ गया मेरे पास? डेल्टा एम आ गया। बोलो, क्या हमारे पास डेल्टा एम आ चुका है? Yes, तो इस ma'am. इक्वेशन से तुम क्या निकालोगे? इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे? मास डिफेक्ट निकालेंगे। क्लियर हुआ? ओके। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि बेटा जो ये एनर्जी रिलीज हुई है क्यू, ये बताओ एनर्जी रिलीज कितनी हुई, कैसे निकालोगे? अभी ये वाला इक्वेशन जो पढ़ा था कि एनर्जी रिलीज किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर। यानी जितना मास कम हुआ है इसका मतलब वही मास किस में कन्वर्ट हुआ होगा? एनर्जी में। डेल्टा एम कौन सा मास है? जो मास कम हुआ है। बात समझ रहे हो? कि मान लो रिएक्टेंट था पहले 16 ग्राम, सपोज करो, अब वो प्रोडक्ट कितना रह गया? सिर्फ 15 ग्राम। तो इसका मतलब जो ये 1 ग्राम मास गायब हुआ है, वो 1 ग्राम मास कहाँ चला गया? किस में चला गया बेटा? एनर्जी में चला गया ना। तो जब एनर्जी निकालोगे तो कौन सा मास लोगे? 15, 16 या 1? 1. हाँ, क्योंकि जो एनर्जी बनी है ना तो वो 16 से बनी ना 15 से बनी, वो किससे बनी? इन दोनों के डिफरेंस से, वही तो एनर्जी निकली है। तो डेल्टा एम जो ये मास जो तुमने लिया है, ये यहाँ पे डेल्टा एम लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा? एनर्जी रिलीज। और यही एनर्जी रिलीज क्या है? यही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मास डिफेक्ट समझ में आ गया? ओके। अब हम क्या करते हैं, हम ना मान लेते हैं, देखो यहाँ पर सारी चीजें ग्राम में तो होंगी नहीं, केमिस्ट्री में मास किस में रहता है? एएमयू में। AMU. एएमयू में। तो मैं अगर ये निकाल लूं कि मान लो अगर मेरा 1 एएमयू का मास गायब होता है तो इतनी एनर्जी निकलती है। ये हम याद कर लें कि 1 एएमयू के मास पे कितनी एनर्जी निकल रही है ना। तो अगर इतना तुम्हें पता चल गया तो तुम फटाफट निकाल दोगे कि अगर 2 एएमयू का मास मिस हुआ है तो कितनी एनर्जी निकली, 3 एएमयू का मास मिस हुआ है तो कितनी एनर्जी निकली, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला रिलेशन निकाल लेते हैं कि 1 एएमयू में कितनी एनर्जी निकली। 1 सेकंड रुकना बेटा। हाँ ओके, कहां से हम? बाइंडिंग एनर्जी पे। अब निकालेंगे कि अगर 1 एएमयू का मास मिस होता है या डिफेक्ट आता है एएमयू का, तो कितनी एनर्जी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगी। ठीक है, तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एम सी स्क्वायर। करेक्ट, यही आई है एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। करेक्ट? हेलो हेलो। Yes, ma'am. हाँ, इफ डेल्टा एम किसके बराबर आ जाता है? 1 एएमयू के। किसके बराबर? सपोज करो 1 एएमयू। 1 एएमयू किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। करेक्ट? तो यहाँ पे लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। तो ये केजी है और ये क्या हो जाएगा? मीटर। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये कौन सी यूनिट बनी? ये बाइंडिंग एनर्जी जो निकल के आई है, ये अभी किस में निकल के आई है? जूल्स में। है ना, ये किस में निकल के आई है? Joules में. हाँ, ये हो गया जूल्स। देखो ये जूल्स तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई। ठीक है, हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पूरे न्यूक्लियस के चैप्टर में जब भी एनर्जी की बात होगी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। किस में होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन। मेगा इलेक्ट्रॉन। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एक काम करो,
जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करो। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड। हाँ, मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 मल्टीप्लाई 10⁻16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻16। ये क्या आया? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। बेटा मुझे अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मेगा बनाना है, तो मेगा यानी m के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर कितने से करना पड़ेगा? एक सेकेंड वेट, ये -19 होता है ना, ये तो -19 करेक्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मेरे को मेगा में बनाना है। मेगा के लिए क्या करोगे? अब मेगा के लिए क्या करें? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मेगा के लिए 10 की पावर 6 से। हाँ, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ या ना? तो मेगा कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो देखो 1.6 से ये 1.6 कैंसिल हो गया, ये कितना आया? 9। देखो ये 1.6 लिया है, वैसे ये एग्जैक्टली कितना होता है इसको अगर ले लो 1.6, ये 5 भी होता है 1.656, तो 1.65 ले लो इसको, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या है? जब भी 1 AMU मास का मास डिफेक्ट आएगा, है ना, जब भी 1 AMU का मास डिफेक्ट आएगा, हाउ मच एनर्जी विल रिलीज? कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 931.5। ये याद रखना है, ये तुम्हें रटना है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इसका मतलब जब भी 1 AMU का मास डिफेक्ट आएगा तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? अब मैं तुमसे कहूं बेटा 2 MU मास गायब हो गया, बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो तुम फटाक से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। अब मैं कहूं कि 3 AMU का मास डिफेक्ट हुआ है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। समझ आई? है ना। यस हाँ। यस मैम। अगर आधा AMU गायब हुआ है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? आधे से। आपसे। अब एक क्वेश्चन करो। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितना है? ठीक है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, 24 है। इसका मास जो तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है 6.6447 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। ठीक है, बात समझ में आई? मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास दे रखा है बेटा जी, ये किस में दिया हुआ है? मेरी बात सुनो, केजी में, ये आपको केजी में दे रखा है। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.007276 AMU में। मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.008665 U में। ठीक है, फाइंड क्या करना है? मास डिफेक्ट फाइंड करना है। चलो मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे। तो देखो पहले तो क्या करोगे,
1 AMU को kg में करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिलेशन याद है? 1 AMU मैंने बोला था ना, ये याद होना चाहिए। 1 AMU किसके बराबर है? 1.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस कितना, 27, है ना? ठीक है, 1.67 था शायद। 1 AMU में कितने kg होता है? वन 1.66 है, वैसे तो 7 भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? अब करेंगे, आप क्वेश्चन करिए, इसको मास डिफेक्ट निकालिए। अप्रोक्सीमेट बताओ, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा। कितना आया बेटा? फॉर्मूला याद है मास डिफेक्ट का? यस मैम। क्या? Z मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो देखो तुम्हें न्यूक्लियस का मास कितना दे रखा है, केजी में दे रखा है ना? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास AMU में दे रखा है ना? तो Yes, ma'am. इसका मतलब तुम्हें इनमें से किसी एक वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट? तो या तो न्यूक्लियस का मास जो केजी में है इसको AMU में करो। तो एक काम करते हैं, मैं अभी फिलहाल के लिए इस प्रोटॉन के मास को किस में कन्वर्ट कर लूं, बताओ क्या करना है? सेकंड ऑप्शन है बाइंडिंग एनर्जी निकालो इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे करना चाहते हो अब? बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो हमने निकाला था डेल्टा एम सी स्क्वायर। उसमें वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, जिसमें डेल्टा एम हमने किस में लिया है, AMU में, है ना? AMU में। Yes. इसका मतलब हमें ये सारा जो डेल्टा एम है AMU में ही तो निकालना है, करेक्ट? तो इसका मतलब इस हीलियम के, या तो अब हीलियम के मास को AMU में कन्वर्ट करो। कैसे कर पाओगे, किससे डिवाइड करोगे? 1 AMU में इतने केजी है, तो 1 केजी में कितना हो जाएगा, 1/1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, करेक्ट? Yes, ma'am. मल्टीप्लाई बाय जितने में चाहिए तो वो। तो पहले तो कन्वर्ट मास ऑफ हीलियम इन AMU। तो कैसे करोगे, 6.6447 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाय 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27। तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आया भाई ये? इस वाले चैप्टर में कैलकुलेशंस हैं 6.6447 डिवाइडेड बाय 1.67। देखो तुम कैलकुलेटर यूज मत करना, तुम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। तो ये आया है 3.978, है ना? 8 AMU ये आया है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तुम्हें कैलकुलेशंस यूज नहीं करनी है,
तो अब हम डेल्टा एम निकालेंगे। तो डेल्टा एम, तो हीलियम है तो 2 4, मेरे पास प्रोटॉन कितने हैं 2, प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है 1.007276 AMU. इनका राउंड ऑफ मत कर देना, कभी राउंड ऑफ कर दो, इनमें राउंड ऑफ नहीं होता। प्लस न्यूट्रॉन कितना है 2 मल्टीप्लाई 1.008665 माइनस 3.99788 कितना आया कर, कितना आ रहा है 4.03. 4.03। हम कैपिटल एम आए 4.3. तो ये आया डेल्टा एम 4.03183 माइनस 3.9788 करेक्ट AMU। इसमें से हम माइनस कर देंगे 3.9788, तो ये बेटा 0.053 ये आया है Yes, ma'am. U। अब मेरे को बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला था मास, ये हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं कि एक AMU में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट। एक AMU में मास में इतना एनर्जी हो रहा है, तो बेटा इसमें कितना हो जाएगा बताओ 0.053 से मल्टीप्लाई कर दो किसको 931 को। यही तो कहा था कि बस आपको फिर मास निकालना है और 931.5 से मल्टीप्लाई देना है करेक्ट। तो मल्टीप्लाई करो, मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 49.3675. 49 आ रहा है। मैम 49.3695. नहीं नहीं इतनी नहीं आ रही है, तो बेटा गलत आ रही है 28, ये 28 आ रही है 28। डेल्टा एम हमने सही निकाला है 0.05। हाँ वो तो केजी में है, हमने कुछ गड़बड़ करा क्या, ये किसमें होती है इसके पावर। कन्वर्ट मास ऑफ, इसका हमें पूरा दिया हुआ है 6.64, 10 की पावर माइनस 27 दिया हुआ है ना, 27 ही दिया हुआ है। हमने इसको डिवाइड किया मास किससे, देखो एक AMU में इतने केजी है, तो एक केजी में हुआ 1/this AMU मल्टीप्लाई बाय जितनी केजी का चाहिए, तो 6.64 प्लस 27 हो गया। देखो कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो गई क्या, 6.6447
डिवाइडेड बाय 1.67 3.9788, ठीक है 3.97 4.0318 minus 3.9788 0.053 ही आ रहा है ये तो, मल्टीप्लाई बाय 931.5। बेटा हमारा तो सही में 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना। यस मैम। उफ उफ उफ। गड़बड़ भी नहीं लग रही। एक एमयू में 1.67 kg होते हैं, यही तो हमने निकाला था। हम क्या पता हमारा सही हो। एक एमयू में 10 इतने ही है ना। देखो यहाँ पर एक चीज देखो, एक एमयू में 1.67 10⁻⁻27 kg है एक एमयू में, और 1 kg इज 1 AMU अपॉन दिस मल्टीप्लाई बाय -27 + 27 हो जाएगा। ये तो हमारा सही में 49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है अभी। एक मिनट रुको। देखो हमने यहाँ केजी निकाल लिया ना, केजी यहाँ लेके हम 1 AMU अपॉन में ले गए। यहाँ पे हमें AMU निकालना था कि इतने केजी में कितना AMU है। तो मल्टीप्लाई करना था ना, ये -27 ही दिया हुआ है, हाँ माइनस ही तो होगा। एक एमयू में 10 kg है, 1 kg शुड बी 1/10 AMU, यानी ये आया मेरा 1 kg का मास 0.1 AMU। मुझे जितने केजी का चाहिए उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। करेक्ट, सही किया है बेटा। वैसे तो मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है ना। तुम लोगों को गड़बड़ दिख रही है क्या? यस नो मैम। ठीक है, आई थिंक मुझे भी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां दिया हुआ है हमें मास ऑफ
हीलियम कितना दिया हुआ है 4.0026 U। हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 1.0078 U। ठीक है, यूजिंग एटॉमिक मास यूनिट ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी। तो फाइंड बाइंडिंग एनर्जी करो, बाइंडिंग एनर्जी निकालो। मेरे हिसाब से ये 49 हमारा कुछ गड़बड़ आया है, वही 28 ही होनी चाहिए आंसर। तो कहीं पे कैलकुलेशन एक बार चेक करना, ठीक है, घर पे बैठ के। इसमें कहीं पे कैलकुलेशन एरर हुआ है। 20 इसका आंसर आना चाहिए हमारा 28। क्लियर हुआ? ये 28 इसको चेक करेंगे। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, पहले ये करो। हीलियम का मास दिया हुआ है तुम्हें, हाइड्रोजन दिया हुआ है। ये इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन का मास किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन ही तो है इसमें, सिर्फ हाइड्रोजन में तो ओनली वन प्रोटॉन ही तो है। तो ये तुम्हारे पास किसका मास दिया हुआ है? मास ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। ये मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। निकालो, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो तुम्हारे पास न्यूट्रॉन का मास नहीं है ना, तो न्यूट्रॉन का मास लिख लो। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.0087। ठीक है, चलिए अब निकालो कितना आ रहा है। डेल्टा एम निकालोगे सबसे पहले तो 4.0026 में से क्या माइनस करेंगे? ओहो, सिंगल में से माइनस करेंगे, ये गलत है। हम मास करेंगे, मेरे पास हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास कितना है? 1.0078 प्लस न्यूट्रॉन भी 2 है, तो न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.0087। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगी? न्यूक्लियस का मास कितना है? 4.0026। तो अब ये तो सारा टर्म किस में आएगा? यू में ही आएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी? देखो सॉल्व करके। 0.0304 आया। अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करूंगी? किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी इस टर्म को? 0.0304 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। यस मैम। करो मल्टीप्लाई, कितना आता है? $28.3 आ गया, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये सेम ही है ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। यहाँ पर तुम्हें बस हीलियम का मास यू में दे दिया। तो मेरी बात सुनो, हमारा जो हीलियम का मास ये आया ना 3 पॉइंट समथिंग, ये 3.9 समथिंग, ये बेटा 4.00 समथिंग आना चाहिए। ये 4.00 समथिंग। तो आई थिंक ये 1.6 राउंड ऑफ करके ये इन्होंने 8 लिया होगा। शायद 8 से करके देखते हैं, 8 से सही आता है कि नहीं। लेट मी चेक। 6.6447 डिवाइडेड बाय 1.68, इससे भी 3.9 ही बन रहा है। 6.6447 डिवाइडेड बाय 1.6 से करते हैं तो अगर ये सिर्फ, अगर मैं सिर्फ 1.6 लेती हूँ ना, ये वैल्यू नहीं लेते, सिर्फ 1.6 करते हैं, तो ये वाला मास आता है अकॉर्डिंग टू 1.6 4.152। देखो ये ही तो बात है। ये इनको ना ये मास नंबर देना चाहिए था कि लेना क्या है, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट से ये चेंज हो रही है ना वैल्यू। 7 रख रही हूँ तो अलग आ रहा है, 8 रख रही हूँ तो अलग आ रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे कहीं पे 1.66 से काम चल जाता है, कहीं पे 1.67 लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? यस मैम। तो ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, और यहीं से हमारे मास में तुम देख रहे हो कितना वेरिएशन आ रहा है। 6647 डिवाइडेड बाय 1.66 करते हैं
हाँ देखो 1.66 लिया है, तो ये आई थिंक यही लेना चाहिए, 4.66 लेना चाहिए। अब देखो अब सही आएगी वैल्यू, 1.66 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया 4.0028। कल क्लियर AMU। यहां पर भी आप यही लिखो 4.0028। अब देखो, अब जरा माइनस कर, हेलो लास्ट कहाँ पे देखा था बेटा, मुझे तो पता ही नहीं चला क्लास कब खत्म होगी। हेलो हेलो, Yes, ma'am. लास्ट कहाँ पे थे? Question वही हाँ वहां पे हमने क्या गड़बड़ करी थी, 1.6। 6 लेना था। हाँ बता दिया था ये मैंने। Yes, ma'am, इतना बता दिया था। हाँ तो उसके बाद जब अभी सॉल्व किया उसके बाद आंसर सही आया, ये क्या हो गया। हाँ तो जब ये 1.66 किया है तो मास ये 4.02 आ गया, और जब इसमें से माइनस करोगे तो डेल्टा एम 0.029 आया है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है, तो ये छोटी ma'am. अब देख लो ये कितनी स्मॉल एरर थी, बट आंसर बिल्कुल गलत आ गया। तो इसीलिए इनमें पॉइंट का भी गलती पूरा क्वेश्चन गलत करा देती है इन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस में तो इसलिए ध्यान रखना, राउंडिंग ऑफ मत करना, राउंडिंग ऑफ इन सवालों में नहीं करते हैं। डेल्टा एम आने के बाद कर सकते हो, जैसे ये डेल्टा एम आ गया ना, अब ये 0.2903 आया है तो इसको सिर्फ 0.29 कर सकते हो। तो डेल्टा एम आने के बाद राउंडिंग ऑफ हम कर सकते हैं, उससे पहले राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। ठीक है, गॉट इट? ओके देन एवरीवन, Yes, ma'am. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, गुड नाइट। Bye, ma'am.